हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम अब्रॉड। तो जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि कोई आए एक्सपीरियंस अपना शेयर करे डिग्री को लेके, कोर्स वर्क को लेके, अगर प्रोफेसर को अप्रोच करना है उसको लेके। तो मैंने अपने एक गेस्ट को बुलाया जो ये सारी डाउट आपके क्लियर करेंगे। अगर आपको ये डाउट्स क्लियर ना हुए और क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। चलिए उस गेस्ट को हम बुलाते हैं। तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, रूपाश्री। तो ये अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी, तो चलिए। तो मेरा नाम है रूपश्री जैना और मैं आई हूँ इंडिया से, उड़ीसा के पुरी जिला से, जो जिसको हम जगन्नाथ धाम से ही जानते हैं। और मैं यहाँ पे अपना पीएचडी परस्यू कर रही हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ फोटोनिक्स, और मेरा लैब है लिक्विड क्रिस्टल सिलिकॉन फोटोनिक्स। तो ये हो चुकी है इंट्रोडक्शन। अब इनसे पूछते हैं कि आप ताइवान आखिर कब आई थी। मैं ताइवान आई दिस ईयर फेब्रुअरी को। मैं ताइवान आई क्योंकि मेरा 23rd को ज्वाइनिंग था जी, 23rd फरवरी को। तो मैं यहाँ पे लगभग 21 फरवरी को मैं यहाँ पे आई। तो इनको आए हुए लगभग 6 to 7 months हो चुके हैं। हम पूछते हैं थोड़े क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि आपने आखिर पीएचडी के लिए ताइवान ही क्यों चूज किया। मैंने तो फर्स्ट ताइवान को चूज़ नहीं किया था क्योंकि आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी और साइमल्टेनियसली मैं अपने रिसर्च पेपर के लिए भी काम कर रही थी। होते होते मैं थोड़ी बच गई यूजीसी नेट से और मेरा पेपर भी पब्लिश हो गया। तब मेरे पास बहुत सारे ऑफर थे, तो उसमें से एक है ताइवान। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए और मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, मेरा जो फील्ड है। दैट्स व्हाई ताइवान को मैंने चूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि आपने 6 to 7 months यहाँ पे बिता लिए, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था। आपका कोई कल्चर शॉक था, कोई डिफरेंट हुआ आपके साथ। हाँ, कल्चर शॉक तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ऐसा है कि हम उड़ीसा में मोस्टली हर वक़्त, मतलब दिन का जो 3 मील होता है हम लोग राइस ही खाते हैं, पर यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा खाने का। और अगर हम कल्चर शॉक से देखेंगे तो हम लोग तो बहुत सारे से भगवान को मानते हैं और यहाँ पे भी ये लोग भी बहुत कुछ जी। जैसे मानते हैं। उतना कुछ तो नहीं है कल्चर शॉक वाला, अभी तक मेरे को नहीं मिला है, मे बी इन फ्यूचर हो सकता है। और आने के बाद यहाँ पे मेरे को तो इतना, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन सराउंडिंग है ताइवान में। आप जहाँ भी जाओ आपको बहुत ही एकदम से डिसिप्लिन सराउंडिंग मिलेंगे। यहाँ के सिटीजन्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। उनका मतलब वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी पोलाइटली दे आर टॉकिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा। यू विल फील सेफ। इवन मैं रात के 3-4 बजे भी अगर लैब से अपने डॉर्म को आ रही हूँ, मेरे को उतना डर नहीं है। बहुत ही सेफ फील कर रही हूँ यहाँ पे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि आपको ताइवान के बारे में कैसे पता चला और प्रोफेसर को आपने कैसे अप्रोच किया। ताइवान के बारे में मेरे को ऐसे रेंडमली पता चला। आपको भी शायद पता होगा, जब आपका कुछ ऐसे पेपर्स वगैरह पब्लिश होते हैं देन आपको ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी का आपको ऐसे ही ऑफर कल टाइप का आता है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी का मेरे को आया था और मैंने ऐसे रेंडमली सर्च किया था। तो फिर वहाँ पे मैंने मेरे जो फील्ड है उस हिसाब से मैंने एक प्रोफेसर को देखा और उनको मैंने अप्रोच किया। तो बेसिकली मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोनिक्स और एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों में किए थे और दोनों में ही मैंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। और मेरा सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोनिक्स में हुआ। ओके। या और इसके लिए मेरा जो इंटरव्यू का सेशन था वो था 2025 में टू जून उसके अंदर था। और फिर मैंने उनका जो प्रोसेस होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी जी। के वेबसाइट में। तो उसको मैंने शुरू किया अगस्त में और मेरे को दिसंबर तक इन लोगों का एक स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट भी मिल गया। ओके। मैंने फरवरी में अपना ज्वाइनिंग जो डेट था उसमें ही आके मैंने ज्वाइन किया। तो अब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने आखिर प्रोफेसर को ईमेल कैसे किया था, ईमेल में क्या लिखा था और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे प्रोफेसर को कि उसने आपको देखा, आपकी रिव्यू किया और आपको सेलेक्ट किया। तो मैंने प्रोफेसर को एक प्रोफेशनल मेल भेजी थी और उसमें मैंने अपना सीवी ऐड की थी और मेरा जो डिजिटेशन के पेपर था पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम वो, और मेरे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे, उन तीनों को मैंने भेजी थी प्रोफेसर को। फिर मेरे को 1-2 दिन में उनका रिप्लाई आया कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो फिर मैंने इंटरव्यू दी और उनको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा। जो वो बोल रहे थे कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। वो जैसे अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं पीएचडी स्कॉलर्स की, तो उनको मेरा बहुत अच्छा लगा।
तो फिर उन्होंने तभी उसी ही दिन मेरे को उनका जो एडवाइजर फॉर्म होता है हम्म। वो भेज दिया। आप क्या बता सकते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में? हाँ, इंटरव्यू में बेसिकली यही होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में उनको अप्रोच करते हो, तो वो आपको उस सब्जेक्ट के दौरान जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही बोल रही हूँ। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आपके जो भी डिजिटेशन है या आपकी अगर आपके पास एक पेपर आप पब्लिश किए हुए हैं तो आपके पास एक क्रेडिट पॉइंट होता है, तो वो सब आपको वो पूछेंगे। जी। और उसके बाद और एक चीज होता है क्या, कि वो अपना लाभ और तुम्हारा काम उसको मर्ज करके आप क्या बना सकते हो, आपका क्या रिसर्च प्रपोजल है, वो सब भी वो पूछेंगे। आप डिजर्विंग क्यों हो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, अगर हम्म। मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो फिर आपने लाइक क्या क्या बोल सकते हो उस समय? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, सो हर कोई इंसान है, सबको सब कुछ नहीं आता है। जी। अभी पीएचडी भी जो कोई करने आता है उसको रिसर्च करना होता है, रिसर्च करके ही वो जानेगा। आप ये डायरेक्टली मत बोलो कि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता नहीं है। आप ये बोलो कि मैं इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अप्रोच कर रही हूँ आपका लाभ, क्योंकि आपके लाभ में ये सब सारे मेरे को एक्सपोजर मिलेंगे और मैं अपना रिसर्च का जो एरिया है वो मैं बढ़ा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि इंडिया और ताइवान की एजुकेशन में कितना डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट से कि हम ताइवान पढ़ने आ रहे हैं, क्या हमें वही एजुकेशन सिस्टम मिलेगा जो हमारे इंडिया में? आपको कैसा लगा ये सब? ओके, सो इंडिया और ताइवान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब अगर आप सेमेस्टर वाइज भी देखोगे, इंडिया का और यहाँ का बहुत ही डिफरेंस है। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो एक अनदर ब्लॉग बन जाएगा। सो ओके। अगर बस मैं इतना कह सकती हूँ, इंडिया और ताइवान का अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ों में इंडिया में एक्सपोजर है और कुछ चीज़ों में ताइवान में एक्सपोजर है। जैसे कि मैं अपने फील्ड में बात करूँ, तो इंडिया में मोस्टली हम लोग सिमुलेशन में ही काम करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को हैंड्स ऑन काम करना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही मतलब डेप्थ नॉलेज आप गेन करोगे जब यहाँ पे आप के उन केमिकल के साथ काम करोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी, आप जब उनके साथ काम करोगे तो आपको वो डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपका लाइक जब आपने एप्लीकेशन डाला होगा एडमिशन के लिए, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे? तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको पहले चाहिए होगा आपका जो लास्ट ग्रेजुएटिंग कोर्स है। लाइक आप अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपका लास्ट ग्रेजुएटिंग कोर्स होगा पीजी। तो आपको मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट डालना होगा, और एक इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स होता है टॉफेल, उसका भी जो स्कोर कार्ड है उसको डालना होगा, और एक एकेडमिक एडवाइजर फॉर्म भी डालना होगा जिसमें मेंशन होगा कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और एक होता है आपको अपना पासपोर्ट भी डालना होगा, और आपका सीवी भी उसमें डालना होगा, और आपका एक रिसर्च प्रपोजल वो भी 150 वर्ड्स का, वो भी डालना होगा। तो अगर इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है, एमओआई से क्या काम चल सकता है? मेरे को उतना तो पता नहीं, पर मेरे को जितना पता है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है, वो टॉयफेल हो या फिर आइलेट्स हो, आपको देना पड़ता है। और नहीं तो और एक रास्ता है, अगर आपका यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आपका पूरा का पूरा कोर्स आप इंग्लिश में ही ख़त्म किया है करके, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। पर वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सा यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करता है और कौन सा नहीं। तो आपने लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना लाइक था हाँ, आपका? वो मैं भूल गई थी बोलने के लिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डालना होता है अपने पेरेंट्स की, नहीं तो आपकी, जब आप अप्लाई करोगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ आने के बाद आपको आते ही अपना स्टाइपेंड को देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे आओगे, अपना एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसको ख़त्म होने में 1-2-3 महीना लग जाते हैं। आपको लगभग एक 2.5 लाख या फिर 3 लाख रखना होता है, और आप अपने अकाउंट में रख के भी उसका स्टेटमेंट एक लास्ट 6 मंथ का निकाल के आपको देना होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि स्कॉलरशिप कितनी है? क्या स्कॉलरशिप में आप यहाँ पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं या फिर अच्छे से कंफर्टेबली रह सकते हैं? ओके, तो मेरे को यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिलता है कितना? जो कि मंथली 15,000 एनटीडी है। और बाकी कुछ ऐसे
लाभ हैं जहाँ पे प्रोफेसर्स भी प्रोजेक्ट के दौरान कुछ ऐसे पैसे देते हैं, वो डिफर करता है आप कौन से लाभ में हो। यूनिवर्सिटी का जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें अगर आप चाहो तो आप अच्छा खासा अपना सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइव तो मतलब छोड़ो, आप अच्छा खासा यहाँ पे रह सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको खर्चा करते हो। जी, वही तो कुछ लोग 15,000 में भी गुज़ारा नहीं कर पाते, कुछ 6,000 में गुज़ारा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट्स को लोन लेके ताइवान आना है या फिर बिना लोन के वो यहाँ पे आके मतलब अपना कंफर्टेबली स्टडी कर सकते हैं? तो आपको यहाँ आने के लिए वो एक उतना बड़ा लोन वगैरह का उन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्डली यू नीड 3 लाख ऑफ अमाउंट। आपका जो वीज़ा प्रोसेस है या फिर टॉफल का आप टेस्ट दे रहे हो उन सब चीज़ों में, और आपका यहाँ आना जाना फ्लाइट के जो भी टिकट्स है उन सब चीज़ों में आपका 1 डेढ़ लाख तो खर्चा हो जाएगा। बाकी आपको अपने हाथ में भी कुछ रखना है यहाँ आने के बाद अपने खर्चे के लिए, क्योंकि वो आते ही आपको तो स्टाइपेंड नहीं दे देंगे, बिकॉज़ यहाँ का भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं। आपको यहाँ आने के लिए एक ऐसे बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, 10 लाख 12 लाख ऐसे कुछ नहीं चाहिए। आप अगर 3 लाख या साढ़े 3 लाख में आते हो, आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में कि वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगे आपको, वीज़ा कैसे प्रोसेस किया और कितना टाइम लगा आपको अपना वीज़ा मिलने में? तो मैंने वीज़ा के लिए एक वीज़ा एजेंट को ही कॉन्टैक्ट किया था, और मैं आई थी उड़ीसा से दिल्ली आई उनको मिलने के लिए, और उनको मैंने अपना जो भी हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स थे और मेरे प्रोficiency टेस्ट, और वीज़ा के टाइम आपको क्या होगा ना, आपको अपने पेरेंट्स के बैंक स्टेटमेंट्स देने होते हैं, वो भी 3 लाख, हार्डली 3 लाख या साढ़े 3 लाख का आपको तो देना ही होगा। तो वो देना होता है, मैंने वो सब सबमिट किया, और एक दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने अपना जो भी टेस्ट होते हैं वो सब मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया और उनको सब कुछ अपना दे दिया। बाकी मेरे को वीज़ा मेरे हाथ में 1 हफ्ते या 10 दिन में आ गया मेरे को। तो अगर आपको इनके वीज़ा एजेंट का नंबर चाहिए या कॉन्टैक्ट हाँ जी, चाहिए, ज़रूर, ज़रूर। तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इंस्टाग्राम में आप मेरे से वो कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। लेकिन आपको कितना खर्चा पड़ा था? हाँ, मेरे को वीज़ा के लिए लगभग 18,000 मेरा खर्चा हो गया था। जो भी प्रोसेस है उन सबको मिला के मेरा 18,000 खर्चा हुआ था वीज़ा में। पर बात यही है कि मेरे को वीज़ा मिल गया बहुत ही जल्दी, इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आपको लैंग्वेज बैरियर लगा था यहाँ पे? वो तो एक बहुत ही बड़ा बैरियर है। क्योंकि यहाँ आते ही मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। फिर जब मेरे को इंटरनेट का कनेक्शन मिला, क्योंकि अब ताइवान में कहीं पे भी जाओ, 7-Eleven हो या फिर फैमिली मार्ट हो, कहीं पे भी जाओ आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है। पर आपको बात कैसे करना है? बात ना आपको जो अपनी ज़ुबान से नहीं करना होता है, बात आपको गूगल के ट्रांसलेटर से करना होता है। आप ऐसे टाइप करो, उनको दिखाओ और वो भी टाइप करके आपको दिखाएँगे। तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आने के बाद आपका जब कोर्सेज़ शुरू होंगे सेमेस्टर की, वो एक अ, मतलब मैंडेरिन की एक क्लास भी होता है, तो आप वो ले सकते हो, और वो भी एकदम से फ्री क्लासेस है, तो आप ले सकते हो, और उसके दौरान आपको तो बेसिक मैंडेरिन का जो भी नॉलेज है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है, आप पीएचडी के बाद यहाँ पे जॉब करना चाहेंगे या इंडिया जाना चाहेंगे? आपकी आखिर आपका प्लान क्या है? ओके, सो फिलहाल अभी-अभी तो आई हूँ, अभी-अभी मेरा काम भी शुरू हो रहा है, तो अभी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पीएचडी के बाद मेरा पोस्ट डॉक का भी प्लान है। तो जॉब वगैरह को लेके अभी तक मैंने कोई कुछ भी नहीं सोचा है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, मतलब बात ऐसा है कि आपको अगर आपके पीएचडी के बाद यहाँ पे जॉब चाहिए, तो वैसे घसीट के आपको कुछ अच्छा वाला काम भी करना पड़ेगा, ताकि कोई आपका ऐसे सीवी देख के ऐसे साइड नहीं करते। एक्साइटमेंट के साथ वो पढ़े और उसको पता चले कि आपने क्या-क्या उखाड़ा है अपने पीएचडी में, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो हम एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यहाँ पे आना है, उनको पढ़ना है, रिसर्च करना है, अर्न करना है और लाइफस्टाइल अपनी जीनी है, तो आप क्या एडवाइस करोगे जो भी ये वीडियो देख रहा है? मैं एक एडवाइस यही दूँगी, पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब आपने अपने देश में कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, तब आप फ़ॉरेन जाते हो। पर मेरे हिसाब से वो नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। आप जब
मैं तो ताइवान आई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मेरे को पता है मैंने कितना टॉप इंटरव्यूज मैंने दिए हैं यहाँ आने के लिए। तो वैसा नहीं होता है, आपको अपने एक्सपोजर के हिसाब से चूज करना होता है आपको किस जगह पे क्या पढ़ाई करना है। और बाकी बात रही, अगर आप यहाँ अपना मास्टर्स परस्यू करने आ रहे हो या फिर ग्रेजुएशन और पीएचडी जो भी आप आ रहे हो, उस आने से पहले अपना फील्ड को पहले समझो, क्योंकि आपके पास एक 6 मंथ का टाइम होता है जब आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी के लिए और आपका आने के तक। वो एक 6 मंथ का आपके पास टाइम होता है, तो उस टाइम के अंदर आपको जो भी उस बारे में पढ़ना हो, जो भी करना हो, उस 6 मंथ में आप करके आओ, तो वो थोड़ा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे क्लियर करके आओ। आप एक टिप क्या देना चाहोगे? टिप मैं यही देना चाहूँगी कि आप अपने फील्ड को स्ट्रंग करके आओ, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम रहता है, तो उस फील्ड को आप स्ट्रंग करके आओ। और यहाँ का एक बहुत ही अच्छे वाली चीज़ है यही कि यहाँ आप आने के बाद ये लोग आपको एक 2-3 महीना आपको वो काम सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम पीएचडी स्कॉलर हो तो आते ही तुम्हें बहुत कुछ ऐसे मतलब नोबेल प्राइज लाने के लिए कुछ करना होगा, वैसा नहीं है। बस अपना बैकग्राउंड क्लियर करके थोड़ा आओ, ताकि तुम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को थोड़ा प्रोसेस कर सको। थैंक यू सो मच, आपने लाइक Oh, you're सारे welcome. क्वेश्चंस के आंसर्स दिए इतने हॉनेस्टली, और आप यहाँ आए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लाइक और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन डेप्थ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भाई, ये गाते भी बहुत बढ़िया Thank you, है। thank you. तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव मोर डिटेल्स टू आस्क, मोर information about like PhD, how to mail professor, how for the documentation, and if you require the agent contact number, you can message me, but you should subscribe the channel and keep supporting me. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। Yeah.